हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग फिर से एबीटीए का और एक पेज करेंगे। तो ये एबीटीए का हमारा थर्ड सॉल्यूशन होगा। ऑलरेडी दो पेज मैंने एबीटीए पे सॉल्व करवा दिया है। दोनों का जो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एबीटीए का पेज SC 60 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। पेज SC 60 बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर चैप्टर वाइज करवाइए। ले देखो बेटा, चैप्टर वाइज तो करवा सकते हैं लेकिन एग्जाम एकदम सामने आ चुका है, तो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। लेकिन आप लोग अगर फुल सिलेबस ओरिएंटेड करते हैं, फुल पेपर ओरिएंटेड प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग का ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए मैं पहले एबीटी पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। फिर चैप्टर वाइज तो मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को, जब अगर मेरा थ्योरी क्लास आप लोग फॉलो किए, हर एक क्लास के साथ मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराया है। मेरे किसी भी क्लास को उठा के देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराया है। तो वो सब तो चैप्टर वाइज मैंने करा दिया ही है, तो वो सब न्यूमेरिकल्स तो इंपॉर्टेंट हो, तो मैंने ऐसे नहीं कराया। तो वो जो मैंने कराया हर एक चैप्टर, आप लोग इसका मतलब अच्छा से क्लास फॉलो नहीं किए, शुरू से देखे तो लास्ट तक नहीं बैठे। अगर कोई भी क्लास मेरा उठा के देखेंगे, फाइटर बैच जो मेरा सेमेस्टर 4 का फाइटर बैच है, उधर हर एक क्लास के साथ मैं न्यूमेरिकल्स कराया हूँ। तो आप लोग उस क्लास में तो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स मेरा है, लेक्चर वाइज न्यूमेरिकल है उधर, तो वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं आप लोग को सजेशन भी प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अभी हम लोग जो कर रहे हैं, आपका एग्जाम एक ही महीना बाद है, फरवरी का 12 से आपका एग्जाम है। तो अभी आप लोगों का जो सबसे मेन है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करें। तो आज एबीटीए का सेमेस्टर 4 का हम लोग करेंगे SC 60, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ये फिर से शुरू करने से पहले बोल दे रहा हूँ, हम लोग जो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है सिर्फ हम लोग वही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो मैं पढ़ाऊंगा तो यहाँ से क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो जाएगा। तो चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं हम लोग। सेक्शन ए क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इजी क्वेश्चन है। सो कॉनकेव मिरर बोला है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोला है? -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? -60। माइनस क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन इस तरफ है, इसलिए साइन कन्वेंशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, तो फोकल लेंथ क्या होगा? R/2 दैट इज -30 सेंटीमीटर। हमें इमेज का नेचर और पोजीशन चाहिए, तो क्या पता है हमें? मिरर का इक्वेशन 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये है मिरर का इक्वेशन। सो 1/v प्लस u का वैल्यू क्या है? 1/-20 इक्वल्स टू 1/-30। सो 1/v क्या हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/30, इनका एलसीएम का था 60, दैट इज 3 - 2, 3 - 2 दैट इज 1/60। देखिए यहाँ पर हमारा 3 - 2, सो क्या हो गया? v हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। लेकिन v किस में आया? प्लस में आया। तो प्लस में आया मतलब क्या इमेज होगा? ये वर्चुअल इमेज होगा। ये क्या इमेज बन जाएगा? वर्चुअल इमेज। क्योंकि अगर v प्लस होता है तो ये मिरर का उस तरफ बनता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इमेज, ये कॉनकेव मिरर था, ये मेरा फोकल लेंथ है, ये कितना बोला है? 30। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहाँ बना है? इधर मेरा इमेज बन रहा है, इधर जाकर मेरा इमेज बन रहा है। ये क्या इमेज है? वर्चुअल इमेज। और क्या इमेज होगा? इरेक्ट इमेज। तो इमेज का पोजीशन मेरा क्या बना? इमेज का पोजीशन 60 सेंटीमीटर टू द बैक ऑफ मिरर, मिरर का इस तरफ, टू द बैक ऑफ मिरर। और ये क्या इमेज है? ये वर्चुअल और क्या है? इरेक्ट है। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, समझे? तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का और देखिए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है 1 का और। चलिए देख लेते हैं। सो 1 का और क्या बोला है? 1 का और बोला है 2 प्रिज्म्स मेड बाय क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। 2 प्रिज्म है, जो क्या दिया है? 2 प्रिज्म, एक है क्राउन और एक फ्लिंट ग्लास। रेस्पेक्टिव प्रिज्म का हमारा दिया है, बस प्रिज्म का एंगल दिया है। जॉइंट टुगेदर इन अपोजिट साइड, मतलब ऐसा करके 2 प्रिज्म है। यहाँ पर हमारा एक प्रिज्म है, यहाँ पर हमारा और एक प्रिज्म है, दोनों को ज्वाइंट किया गया है। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला है? फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.4। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला है? इसका बोला है 1.5। सो लाइट रे अगर बोला है 2 प्रिज्म एंगल प्रिज्म बोला है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो लाइट? तो अगर लाइट आके गिरता है तो कितना एंगल में डेविएशन होगा? तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म A1 कितना बोला है? इसका A1 बोला है हमारे पास 9 डिग्री और इसका A2 बोला है 6 डिग्री।
तो हमें पता है थिन प्रिज्म के लिए, याद कीजिए हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था, थिन प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू ए, थिन प्रिज्म के लिए होता है। तो ये तो थिन प्रिज्म ही है ना, 9 डिग्री 6 डिग्री तो बहुत ही कम है। सो क्या होगा, तो डेल्टा अगर 1 का बात बोलूँ तो क्या होगा, म्यू 1 माइनस 1 इंटू ए 1, तो म्यू 1 क्या है 1.4 माइनस 1 इंटू ए 1 क्या है 9 डिग्री, सो 0.4 इंटू 9 दैट इज 3.6 डिग्री। सो ये म्यू 1 है। फिर डेल्टा 2 क्या होगा, म्यू 2 माइनस 1 इंटू ए 2, सो म्यू 2 क्या होगा 1.5 माइनस 1, ए 2 क्या है 6 डिग्री दैट इज 0.5 इंटू 6 डिग्री दैट इज 3 डिग्री। ये है डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या है 3 डिग्री। सो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन बोला है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो लाइट, तो टोटल येलो लाइट के लिए जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, दोनों का डिफरेंस करने तो टोटल डेविएशन होता है। तो यहाँ पर क्या है 3.6, यहाँ पर क्या है 3, सो देयरफॉर 3.6 डिग्री माइनस 3 डिग्री दैट इज 0.6 डिग्री। दिस इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डिग्री फॉर्मेट में क्या है 3.6 डिग्री। बोलेंगे सर अगर रेडियन में करना चाहिए तो क्या होगा, तो इसी को आप लोग अगर 0.6 इंटू पाई बाई 180 कर देते हैं तो ये रेडियन हो जाएगा। तो इसको रेडियन करेंगे तो क्या होगा 0.6 इंटू 3300 दैट इज पाई बाई 300 रेडियन। सो आप लोग हमारा डेल्टा क्या हो गया 0.6 डिग्री या पाई बाई 300 रेडियन। ये क्या है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो लाइट। सो ये भी हमारा और एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को एनरोल नहीं किया है तो आप लोग एनरोल कर लीजिए। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो इधर प्रैक्टिस तो आप लोगों को करा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस कराने के बाद आप लोग खुद को जब टेस्ट करेंगे किस लेवल में आपका पढ़ाई हुआ है तो वो मॉक टेस्ट से आप लोग कर सकते हैं। मैंने मॉक टेस्ट का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा है, सिर्फ 99 रखा है, क्योंकि फ्री में भी करा सकता था, लेकिन क्यों नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टीचर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है, उनको भी मुझे कुछ रेमुनेशन देना पड़ेगा। प्लस आप अपना लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए अगर 99 रुपीज़ कर खर्च नहीं कर पाते तो आप अपने लाइफ में सीरियस नहीं है, ये मैं मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट लाया हूँ। इसलिए आप लोग जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अगर अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कैसा आप लोग का पढ़ाई हो रहा है, खुद कैसे एग्जाम में लिखेंगे, कैसे नंबर आएगा, तो इस मॉक टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक दिया रहेगा, बहुत ही सिंपल स्टेप है, वहाँ से आप लोग एनरोल कर सकते हैं। प्लस मैंने मॉक टेस्ट का पूरा शेड्यूल मेरे कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया है, पूरा शेड्यूल मैंने दे दिया है। उसके अलावा भी शेड्यूल आप लोग को मेरे जब मॉक टेस्ट देंगे उधर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। मतलब ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग एनरोल करेंगे तो पुराना टेस्ट दे पाएंगे, हाँ, जब एनरोल करेंगे सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मेल कर दिया जाएगा। और आप लोगों का जो मतलब कॉपी है, कॉपी आप लोग जो भेजेंगे मैं खुद चेक करके आप लोगों को भेजूंगा, मैं खुद अपना आपका कॉपी चेक करूंगा। समझ पा रहे हैं? तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और लेकिन इसको मैं लास्ट डेट है 7 जनवरी, 7 जनवरी के बाद मैं और किसी को एनरोल नहीं करवाऊंगा, ये मैं स्ट्रिक्टली बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप लोग अपने लाइफ में कितना सीरियस है। अगर आप खुद सीरियस नहीं है तो मैं कुछ करवा नहीं सकता। इसलिए 7 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो अच्छा ठीक है, एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। प्रिज्म इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको एक मीडियम में रखा गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है। इट इज ऑब्जर्व दैट इमर्जेंट रे ग्रेजेस द एडजेसेंट फेस, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो क्या बोला है, एक लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है मतलब ऐसा करके आ जा रहा है, तो यहाँ पर I1 भी हमारा 0 होगा, R1 भी 0 होगा। फिर इस सरफेस में क्या हो रहा है, ये ग्रेजिंग अलॉन्ग द मीडियम होकर निकल जा रहा है। मतलब ये जो I2 है, I2 मेरा क्या हो जा रहा है 90 डिग्री, और ये R2 हमारे पास क्या है निकालना है। तो इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा 60 डिग्री। पता है हमें इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब 60 डिग्री, तो ये वाला हमारा 60 डिग्री है। हमें क्या पता है, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी देखिए R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू तो 0 है, 0 प्लस R2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से R2 क्या आ गया, R2 आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये वाला हमारा 60 डिग्री आ गया।
तो यहाँ पर ये R2 क्या है हमारा 60 डिग्री है, इधर क्या हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इधर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊँ, इस पॉइंट पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू म्यू मीडियम साइन I2 हम लोग लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ, ये हम लोग का क्या है स्नेल्स लॉ। सो म्यू साइन R2 का मतलब क्या है साइन 60 डिग्री इक्वल टू म्यू एम साइन ऑफ 90 डिग्री। सो म्यू साइन 60 डिग्री का मतलब क्या है √3/2 इक्वल टू म्यू एम। तो मीडियम का क्या हो गया म्यू एम इक्वल टू √3/2 इंटू म्यू। सो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट इज √3/2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यही आप लोग को निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2 का और का एक क्वेश्चन है। हाँ 2 का और का क्वेश्चन है, एयर बबल का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला है। स्क्रीन के ऊपर तो क्वेश्चन आ रहा है। चलिए 2 का और का क्वेश्चन क्या बोला है, हमारे पास ऐसा एयर बबल है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट P है। सो ये वाला C है, ये वाला B है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.5, ये बोला है। बोला एयर बबल इज ट्रैप्ड एट अ पॉइंट B और CB का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बोला है कितना 20 सेंटीमीटर बोला है, 20 सेंटीमीटर बोला है। रेडियस ऑफ द फिगर 40 सेंटीमीटर। तो अगर ये रेडियस है तो रेडियस कितना बोला है 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस हमारा कितना है, रेडियस है -40 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बोला फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बबल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट पॉइंट P। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये क्या ऑब्जर्वर है, ये कैसा किस पोजीशन में इमेज को देखेगा। तो हम लोग कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, जो कर्व्ड सरफेस में हमारे रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद कीजिए, याद आ रहा है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1। सो ये तो हमारा μ2 है, ये हमारा μ1 है, 1.5 बोला है। सो क्या हो जाएगा 1/v, μ1 का वैल्यू क्या है 1.5, u का वैल्यू क्या है -20, μ2 का वैल्यू क्या है 1 माइनस 1.5, r का वैल्यू क्या है -40, दैट इज 0.5/40, माइनस माइनस कट गया। सो यहाँ पर क्या होगा 1/v इक्वल्स टू 0.5/40, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा 1.5/20। सो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 8 = 40, 80, और इसको हटाएंगे तो 200, 5 × 3 5 × 40, तो 1/80 माइनस 3/40 दैट इज 80 करेंगे तो 1 माइनस 40 × 2 6 दैट इज -5/80, 5 × 16 दैट इज -1/16। सो 1/v का वैल्यू क्या आ गया -1/16, तो v का वैल्यू क्या आ गया -16 सेंटीमीटर। सो हमारा इमेज पोजीशन, ये हमारा रिफ्रैक्शन है। सो मेरा इमेज पोजीशन क्या होगा, इमेज पोजीशन होगा 16 सेंटीमीटर। लेकिन इसके साथ पूछा नेचर ऑफ द इमेज, तो मिरर में क्या होता है माइनस मतलब रियल, लेकिन इधर क्या है हमारा रिफ्रैक्शन है, तो ये माइनस का मतलब क्या है वर्चुअल इमेज। ये क्या है वर्चुअल इमेज। तो क्या इमेज बना, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल इमेज। तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, और इमेज कैसा बना है वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है v का, जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है क्या वर्चुअल इमेज। तो नेगेटिव साइन ऑफ v इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज। समझ गए, इसको लिखना है लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए नेचर एंड पोजीशन पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग करेंगे 3। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीन को बता रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 24। तो एक टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना बोला है 24, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द
डिस्टेंस बिटवीन लेंस, इसका मतलब ही क्या है बोलिए तो, इसका मतलब ही है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, इसका मतलब सॉरी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सो लेंथ का मतलब क्या दिया है 150 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ चाहिए। तो हमेशा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बोलिए तो f0/fe, ये मैग्निफिकेशन का मतलब है f0/fe। अभी देखिए हमें क्या पता है, l का मतलब है f0 प्लस fe, हमें पता है l का मतलब। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ m/1 लिख सकते हैं, तो m/1। सो मैं m प्लस 1 इक्वल्स टू f0 प्लस fe लिख सकता है। और मैथ्स का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, अगर a/b इक्वल्स टू c/d होता है तो इसका मतलब क्या है a प्लस b इक्वल्स टू c प्लस d, हम लोग कर ही सकते हैं, वही मैथ्स का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। तो देखिए क्या हो जाएगा m/m प्लस 1, f0 प्लस fe का मतलब ही तो l है, तो यहाँ से f0 का मतलब क्या हो गया m/m प्लस 1 इंटू l। तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 24/24 प्लस 1 इंटू l क्या दिया है, l का वैल्यू दिया है 150। सो क्या होगा 24/25 इंटू 150। 25 इंटू कितना होता है 150, 5 इंटू 5, 5 इंटू 30, 5 इंटू 6, तो 6 4 द 24 टू 144 सेंटीमीटर। तो f0 आ गया 144 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 144 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा 144 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन, इसको भी लिखना है तो लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन इजी क्वेश्चन था, आप लोग 2 लाइन लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन 3 का और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 3 का और। थ्री का और क्या कहता है देखिए, 3 का और बोल चाइल्ड हैज नियर पॉइंट एट 10 सेंटीमीटर, मतलब नियर पॉइंट मतलब उसका d क्या है 10 सेंटीमीटर, तो v इक्वल्स टू d क्या है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ द चाइल्ड विद द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना बोला है 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। सो दैट इज 1 प्लस d का फॉर्मूला क्या है 10/10, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या हो गया 2। सो ये पूरा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सो 1 प्लस d/f, तो उसी फॉर्मूला से हमने कर लिया। तो चलिए ये वाला इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ वर्सेस 1/v। 1/v का मतलब एक्सीलरेशन, मतलब ये है पोटेंशियल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है h/mv, दैट इज h/√2m/v। m/v, ये जो v है, v का मतलब है पोटेंशियल, तो v का मतलब है पोटेंशियल। सो हमें किसका और किसका रिस्पेक्ट में ग्राफ चाहिए, हमें इसके साथ √2 इसका, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। तो हमें ये किसका ग्राफ है, ये हमें किसका वर्सेस किसका वेवलेंथ के साथ 1/√v का ग्राफ चाहिए। तो y इक्वल्स टू mx प्लस mx का फॉर्मूला हो रहा है ना, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, ग्राफ का स्लोप क्या होगा, m क्या होगा बोलिए, स्लोप क्या होगा, हमारा स्लोप होगा 1। तो ये स्लोप 1 हो रहा है का मतलब क्या हो रहा है देखिए, इस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पर हमारा वेवलेंथ होगा 1/√v। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होगा, समझ पा रहे हैं। ये किसी पर्टिकुलर मतलब यहाँ पर हमारा जो स्लोप है, ये हमारा यहाँ पर अगर हम लोग पूरा जो इक्वेशन लिखते हैं, अगर हम लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m³ लिखते हैं इंटू 1/√v, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा बोलिए तो h/√2m³। तो यहाँ पर एक्चुअली स्लोप हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमारा स्लोप, तो स्लोप हमारा क्या हो गया h/√2m³, ये हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 का क्वेश्चन हुआ।
ये 4 का क्या है, 4 का और का क्वेश्चन है एक। तो चलिए देख लेते हैं 4 का और का क्वेश्चन क्या बोला है। फोर का और का क्वेश्चन क्या बोला है, 4 का और का क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस ऑफ वर्क फंक्शन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार करा चुका हूँ। तो वर्क फंक्शन कितना बोला है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ कितना बोला है, वेवलेंथ बोला 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब ये 3000 एंगस्ट्रॉम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। अभी आप लोगों को मैंने शॉर्टकट बताया था, hc का जगह अगर 12400 लिख देते हैं तो लैम्डा मेरा वर्क फंक्शन एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, माइनस वर्क फंक्शन ये वाला आएगा। याद आ रहा है शॉर्टकट। सो 12400 बाय लैम्डा का वैल्यू क्या है 3000 माइनस वर्क फंक्शन क्या है 3.2, 0 3 इंटू 10, 3 4 12, 3 4 रुक एक मिनट, क्या हुआ 30 के साथ हम लोग करेंगे तो 3 4 12, 3 1 3, पॉइंट आ रहा है 0.33, दैट इज 4.133 माइनस 3.2। अभी इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या पड़ा रहेगा, 3 3 2 और 9 4, 0.933 हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 0.933 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आएगा। ठीक है। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 था इसलिए 4.1 हो गया। तो ये शॉर्टकट याद रखेंगे, शॉर्टकट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1 2 4 0। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट बिठा के करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। कोई बच्चा क्या करेगा, इधर h का जगह hc/λ को क्या लिखेगा, h का जगह 6.626 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, फिर लैम्डा का जगह लिखेगा 300 10⁻⁹, इतना करके उसको जूल में मिलेगा, फिर इसको जूल में कन्वर्ट करेगा, फिर ये वो करके वापस इसमें लाएगा। उतना मैं आप लोगों को काम नहीं कराऊंगा, आप लोग मेरे स्टूडेंट है इसलिए मैं आप लोगों को जो ईजीएस्ट वे है वो सिखाऊंगा, ये ईजीएस्ट वे है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला मेथड हम लोग नहीं करेंगे। सो अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से कौन सा हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हम, लेकिन आइंस्टाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये तीनों को हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं लिखा रहा हूँ, आप लोग को ये पढ़ने का टाइम बोला था। 5 का और का क्वेश्चन क्या है, बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ हमारा ग्राफ क्या होगा। तो फोटो करंट के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ याद कीजिए, हमने करा था इसको। इस तरफ है फोटो करंट, इस तरफ है फोटो करंट, इस तरफ है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इस तरफ पोटेंशियल जा रहा है। तो अलग अलग पोटेंशियल के लिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह जा रहा था। ये अगर V2 है, ये अगर V1 है, तो ये V02, V01, V2 ग्रेटर देन V1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये सैचुरेशन करंट, ये वाला ग्राफ याद आ रहा है, ये हमने किया था स्टॉपिंग फोटो करंट के साथ पोटेंशियल का ग्राफ हमने कुछ इस तरह से किया था। जब आप लोगों को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उधर ही हम लोग ये वाला किए थे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 5 का। और इसके बाद हम लोग जाएंगे सेक्शन बी में, इसके बाद जाएंगे सेक्शन बी में। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बोलना कि सर क्लास अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कमेंट करके बोलना। ठीक है, चलिए अभी करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन का, वो हम लोग नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। 6 का और करते हैं, 6 का और का ए। यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम दिया है, एक स्लिट का डायग्राम दिया है, ये एस है, ये S1, ये S2, यहाँ पर एक पोजीशन है, पॉइंट P दिया है। क्वेश्चन में बोला है SS2, SS2, SS1, SS2 माइनस SS1 क्या दिया है, λ/4 दिया है। ठीक है, तो बोला है फाइंड द पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P, मतलब
यहाँ से एक जाएगा, यहाँ से एक जाएगा। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला, ये हमें निकालना है, ये पार्ट डिफरेंस हमें निकालना है। फाइंड द पार्ट डिफरेंस, ये वाला, फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीजिए। तो ये वाला क्या है बोलिए, फिर यहाँ से इधर के एक से इधर के, इसका बीच में जो पार्ट डिफरेंस उसको बोलेंगे डेल्टा, मतलब पार्ट डिफरेंस डेल्टा वाई इनिशियल बोलेंगे। इनिशियल क्या होगा, SS2 माइनस इक्वल टू लैम्डा बाई 4, SS2 माइनस SS1 इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ये हमारा इनिशियल है, ठीक है। तो इनिशियल ये वाला है। तो अगर मैं टोटल निकालूं तो मेरा टोटल पार्ट डिफरेंस क्या होता है बोलिए, तो डेल्टा वाई टोटल क्या होगा, डेल्टा वाई इनिशियल प्लस S2P माइनस S1P, यही वाला होगा, ये हमारा टोटल होता है। तो इनिशियल क्या है, लैम्डा बाई 4 प्लस S2P माइनस S1P, ये वाला मेरा टोटल, मतलब इसी को मैं डेल्टा वाई, टोटल को डेल्टा वाई लिख रहा हूँ, इसी को हम लोग ये वाला लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। अभी कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए मुझे निकालना है। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा होता है। याद कीजिए कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई 4 प्लस S2P माइनस S1P इक्वल्स टू एन लैम्डा। सो S2P माइनस S1P इक्वल्स टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4, दैट इज एन माइनस 1/4 इंटू लैम्डा। तो ये मेरा कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए मेरा हो गया। तो कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए n माइनस 1/4 इंटू लैम्डा, ये मेरा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा हो चुका है। अभी किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, ये वाला ये वो होता है, लेकिन उधर क्या होगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला होता है, याद कीजिए डेल्टा वाई ये था, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे फिर से, दैट इज लैम्डा बाई 4 प्लस S2P माइनस S1P इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, दैट इज S2P माइनस S1P। तो इसको जब उधर कर लेंगे n प्लस हाफ इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4। तो अगर मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया, सो n प्लस हाफ माइनस 1/4 इंटू लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 क्या होगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। दैट इज n माइनस 1/4 इंटू लैम्डा आ गया। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, S1P n माइनस 1/4 इंटू लैम्डा हो जाएगा, n माइनस 1/4 इंटू लैम्डा। कैमरा में लास्ट तक आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में लास्ट तक, हाँ कैमरा में लास्ट तक आ रहा है। सो S2P माइनस S1P n माइनस 1/4 इंटू लैम्डा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन अगर इस बार आ गया एग्जाम में, आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ के आएंगे, इसलिए इसको पहले लिख लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, देखिए इधर मेरा ये चीज़ हो गया, समझ पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, ये वाला हमने देख लिया। अभी चलिए देखते हैं। एक मिनट, एक गलती हमने किया, यहाँ पर प्लस माइनस था, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस, क्योंकि बोले तो प्लस हाफ, अरे हाफ माइनस 1/4, सो 4 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1/4 होता है, मैंने माइनस कर दिया, इधर प्लस होगा, ये थोड़ा गलती हो गया था, उसको थोड़ा प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव में माइनस, इधर प्लस। तो इसका और का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफेक्ट इंटरफेरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। मतलब अगर हमारा YDSC इंटरफेरेंस में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का जगह व्हाइट लाइट यूज़ करते हैं तो क्या होगा। तो अगर व्हाइट लाइट यूज़ करते हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो पढ़ाने का टाइम में भी मैंने बोला था, जो मेरा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा वो व्हाइट होगा, लेकिन उसके साथ कलर, उसके जो दोनों साइड में, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों में क्या होगा, कलर्ड फ्रिंजेस होगा। कलर्ड फ्रिंजेस मतलब वायलेट से शुरू होगा, रेड तक जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट का जगह व्हाइट लाइट हो तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट होगा, और उसके बाद हर एक साइड में क्या होगा, कलर्ड फ्रिंजेस फॉर्म होगा, ठीक है। वायलेट से शुरू होकर रेड तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का हो गया, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट हम लोग करेंगे 7 का और, 7 का और करेंगे अभी। सेवन का और,
7 का और क्या कहते हैं, an electron in hydrogen atom makes transition from n equals to 2 to n equals to 2. What wavelength emitted photon is the photon visible? So हमारा n equals to 3 से कहाँ जाएगा, n equals to 2 में, हाँ यहाँ से यहाँ जा रहा है. सो हमारा क्या होगा, तो 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला क्या, r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना. सो r का वैल्यू क्या है 1.09 10 to the power 7, 1 बाई n1 का स्क्वायर है 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, दैट इज 1.09 10 to the power 7, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, दैट इज 5 बाई 36 इंटू 1.09 10 to the power 7. ये मीटर इनवर्स हो रहा है. ये 1 बाई लैम्डा का वैल्यू है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 बाई 5 इंटू 1.09 10 to the power माइनस 7 मीटर में आएगा. तो 5 7 से 35 7.2 हो रहा है. अभी हम लोग का वही पुराना टेक्निक अप्रोक्सीमेशन का, तो 7.2, तो इधर 7.2 नीचे क्या है 1.09. सो अगर मैं 1.09 10 to the power माइनस 7 है, यहाँ से एक डेसिमल हटा दूँ, यहाँ से 2 डेसिमल, तो यहाँ पर कितना 720 हो जाएगा. सो 720 109. तो मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्या कर सकता हूँ, 109 को 110 लिख सकते हैं, तो 0 0 कट गया, तो इसको 72 है, तो 72 और 11 को अगर डिवाइड करते कितना होगा, 11 6 66, 6 और 6 12 16 हो रहा है. ये वाला हमारा था 6 6 12 सॉरी 60 हो रहा है, फिर 65 55 5 हो रहा है, फिर डेसिमल 44, तो 6.54 ऐसे कुछ आ रहा है. 54 तो 44, ये 6, फिर से हमारा 5, तो 6.545 10 to the power माइनस 7 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा 6545 एमस्ट्रॉन्ग, ये मेरा आ रहा है. तो ये किस रेंज में है, ये हमारा विजिबल रेंज में है. तो विजिबल रेंज क्यों है, क्योंकि 4000 से 8000 एमस्ट्रॉन्ग में क्या होता है विजिबल लाइट, तो ये विजिबल रेंज में है. क्वेश्चन ने पूछा विजिबल या नॉट, तो विजिबल है. और कहाँ तक आया है, n1 अगर 2 है तो ये क्या सीरीज है, ये बामा सीरीज. तो बामा सीरीज हमारा क्या होता है विजिबल रेंज में ही रहता है, तो ये वाला हमारा बामा सीरीज हो गया. तो दिस इज इन विजिबल रेंज. समझ गए. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 7 का और हो गया, इसके बाद डायरेक्ट कौन सा करेंगे, ठीक है ये वाला हो गया. बाकी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एकदम 8 का और में चल जाइए. 8 का और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. क्या बोला है देखिए, 8 का और. सो 8 का और क्या बोला है, रेडॉन 222 हैज हाफ लाइफ ऑफ 3.8 डेज. तो हाफ लाइफ कितना दिया है 3.8 डेज. सो इनिशियल सैंपल कितना दिया है, n0 बोला है 0.064 kg इनिशियल सैंपल बोला है 0.064 kg. फाइंड द क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर 19 डेज. तो टाइम कितना दिया 19 डेज दिया, 19 डेज बाद कितना होगा. तो पहले हम लोग 19 डेज को 3.8 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि हमें n का वैल्यू चाहिए. n का वैल्यू क्या है 19 डिवाइडेड बाई 3.8, दैट इज 190 बाई 380, 2 इंटू 19 295. सो 19 इंटू 5 करेंगे तो ये 5 9 45 5, तो n का वैल्यू 5 आ रहा है. सो n का वैल्यू 5 आ रहा है. ठीक है. सो देखिए t डेज में क्या होगा हमारा सैंपल लेफ्ट कितना होगा, सैंपल लेफ्ट क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड है t, तो सैंपल लेफ्ट कितना होगा n0 बाई 2. अगर 2t डेज हुआ तो सैंपल लेफ्ट कितना होगा n0 बाई 2 स्क्वायर. तो कितना डेज है 5t, तो देयरफॉर 5t डेज होगा तो सैंपल लेफ्ट कितना होगा n0, ये 2 स्क्वायर है तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, 5t है, दैट इज n0 बाई 32. अभी n0 का वैल्यू क्या है 0.064. सो 0.064 बाई 32 इंटू 0.002, ये कितना केजी में दिया है, तो कितना होगा हमारा सैंपल लेफ्ट 0.002 kg या 2 ग्राम. तो हमारा सैंपल लेफ्ट कितना हो गया, ये हमारा है सैंपल लेफ्ट 2 ग्राम हमारा सैंपल लेफ्ट होगा. समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ना ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने सिखाया था जब मैंने हाफ लाइफ टी पढ़ा था, तब आप लोगों को सिखाया था टी अगर हाफ लाइफ होता है तो t डेज बाद n0 बाई 2t हो गया तो n0 बाई 2 स्क्वायर, तो 5t क्या हुआ n0 बाई 2 टू द पावर 5. यहाँ जो होता है n बिठा देंगे, तो n0 का वैल्यू कितना 0.064, तो ये सिंपल आ गया. इसको अगर वो बड़ा फॉर्मूला से करते तो बहुत बड़ा हो जाता, तो उतना आप लोगों को मैं नहीं सिखाऊंगा. मैं आप लोग मेरा स्टूडेंट है, आप लोगों को मैं ईजिएस्ट वे है उसको मैं सिखाऊंगा हमेशा.
ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 चले जाएंगे। उसका पहले सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाने का टाइम डिस्कस किया है। तो अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश स्काई वेव एंड स्पेस वेव हो जाएगा। ए कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 12 वोल्ट। कैरियर वेव का पीक वोल्टेज कितना बोला है? 12 वोल्ट। ट्रांसमिट मैसेज सिग्नल, पीक वोल्ट मॉड्यूलेशन सिग्नल, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या दिया है? 75%। 75% दैट इज 75/100 दिया है, दैट इज 3/4 दिया है। तो बोला है व्हाट शुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब हमें Vm हमें पूछा है। तो ये कैसे करेंगे? पीक वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो हमें पता है म्यू इक्वल्स टू Vm/Vc। ये लास्ट जो मैंने ABTA वाला सॉल्व किया उधर भी ऐसा क्वेश्चन था। हमें Vm चाहिए, Vm इक्वल्स टू म्यू इंटू Vc। तो म्यू का वैल्यू क्या दिया है? 3/4। Vc का वैल्यू क्या है? 12। 4 इंटू 3 दैट इज 9 वोल्ट। तो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज कितना हो गया? मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज हो गया 9 वोल्ट। इजी क्वेश्चन, इजी। चलिए इसके बाद सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल कहाँ है? हाँ, सेक्शन सी का 11 का एक क्वेश्चन है, उधर न्यूमेरिकल। बाकी सभी ये वाला टेस्ट पेपर मैं देख रहा हूँ थियोरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा जोर दिया है। पूरा टेस्ट पेपर का तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहूँगा, वहाँ से चेक कर लेना। सेक्शन सी 11 का क्वेश्चन, 11 का नीचे वाला क्वेश्चन देखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस ऑफ अ ग्लास इन एयर कॉन्वेक्स अदर इज प्लेन। तो एक मतलब एक कॉन्वेक्स है, एक ग्लास का एक साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड प्लेन है। सो अगर पहले का रेडियस क्या दिया है? एक का रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, तो दूसरा प्लेन है, तो प्लेन का रेडियस क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है? 1.5। तो मुझे क्या निकालना है? फोकल लेंथ कितना होगा, यही क्वेश्चन में दिया है। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ और पावर ऑफ द लेंस क्या होगा? तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला पता है हमें। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या दिया है? देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग इसको कर लेंगे। सो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। म्यू का वैल्यू क्या है? 1.5 माइनस 1, 1/r1 क्या है? 20 माइनस 1/∞। सो 0.5/20 या 5/200 या 1/40। तो फोकल लेंथ क्या आ गया? 40 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ गया। तो फोकल लेंथ है हमारा 40 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f, मीटर में होगा तो डायोप्टर, और 100/f करेंगे किसमें? सेंटीमीटर में अगर फोकल रहा तो आंसर रहेगा डी, डायोप्टर में। तो हमारे ये सेंटीमीटर में है तो 100/f मुझे करना पड़ेगा। 100/f का फॉर्मूला, तो 100f मेरा सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? 40, 0 0 कट गया, 4 2 8, 2.5। तो मेरा पावर कितना हो गया? 2.5 डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। तो ये मेरा पावर ऑफ द लेंस आ गया। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। तो हमने दो चीज़ किया, लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाला, फिर उसको हमने क्या किया? उसको हमने पावर में कन्वर्ट किया। तो ये पूछा था। इसके बाद सब हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। फोटोडायोड, हाँ सब कुछ हमारा, हाँ सब कुछ हमारा इधर क्या दिया है? थियोरेटिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो भी थ्योरेटिकल है सारे क्वेश्चन मैंने जब क्लास लिया तो डिस्कस किया था। आप लोग क्वेश्चन पेपर तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, वहाँ से चेक करना क्वेश्चन पेपर। तो सारे जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, ले लिए, बहुत अच्छा। तो ये जो हमने किया, यहाँ से हमने क्या कंप्लीट किया आज ABTA का पेज 80-60 हमने किया। तो ऐसे हम ABTA का जितना भी पेजेस है सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बाकी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ स्पेस में मेंटेन करके पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन एक साइड से मैं कराया जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, ऐसे करने से नहीं होगा। मैं जैसे करा रहा हूँ आपको भी वैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आज ऑलरेडी कितना तारीख हो गया आप सभी लोगों को पता है, 7 तारीख तक डेट है। अगर मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं स्ट्रिक्टली बोल दे रहा हूँ 7 जनवरी इज द लास्ट डेट, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वही बच्चों को मैं सिलेक्ट करूँगा जो
इसके लिए सीरियस होगा। इसके बाद मैं किसी भी बच्चों को एनरोल नहीं कराऊंगा। जितना भी बच्चा 7 तारीख तक एनरोल करना चाहते हैं कर लीजिए। आपका लाइफ का बात है, ज़िंदगी में एक ही बार एचएस देंगे, तो एचएस एग्जाम देने के लिए अपने आप को अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मॉक टेस्ट में एनरोल करके अपने आप को टेस्ट करवा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी लोग को बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।